Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Professor Zishan Shaukat. Welcome all of you, Superior Head Office. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि आपके कॉलेजेस के अंदर जो है 4D जो है वो टेस्ट सेशन चल रहा है 2021, तो उस सिलसिले में हमारा आज इंग्लिश का पहला पेपर था। तो उसको हम डिफाइन करते हैं कि हमारे जो ए और बी पेपर थे वो क्या बने हुए थे, उसमें क्या सिलेबस था और आपने उसको किस तरह जो था वो सॉल्व करना था। ये स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारे पास जो आपके पास है हमारा पेपर ए जो है, उसमें आप देख रहे हैं कि पेपर ए के अंदर जो है जो सिलेबस था उसको अगर हम पहले देख लें तो हमारे पास जो सिलेबस था उसमें स्टूडेंट बुक 2 जो थी उसमें चैप्टर 1, 3 और 5 था। चैप्टर 1 द डाइंग सन, 3 वाई वेस्ट मिलिंग कॉलेज और 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। और इसी तरह नॉवल जो थे उसके पहले 3 चैप्टर थे। करेक्शन में हमारे पास नाउन और प्रोनाउन के जो थे वो सेंटेंसेस थे। इडियम्स जो थे 1 से लेकर 30 तक जो आपकी 7 की बुक जो थी उसके सीक्वेंस के मुताबिक थे। और प्रेपोजिशन की पहली 4 एक्सरसाइज थी, ये भी आपके 7 बुक की एक्सरसाइज के सीक्वेंस था। और इसके अलावा जो ट्रांसलेशन जो था वो आपको पता है कि उसका अनसीन जो है वो कैसे जाता है। स्टूडेंट 30 नंबर का ये पेपर था। 5 नंबर जो थे हमने ऑब्जेक्टिव के लिए जो थे वो रिजर्व किए हुए थे और 25 मार्क्स जो थे वो सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए थे। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो था उसमें नंबर 1 था कि टिक मार्क द सिनोनिम्स। आपको पता है कि बोर्ड के अंदर भी आपको जो है वो 20 मार्क्स का जो है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन आएगा और 80 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन आएगा। तो स्टूडेंट इसमें नंबर 1 था कि इंडीड फॉर द मोस्ट पार्ट एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड दैट कि लाइफ वुड बी फ्रोजन। तो ये आपका जो था ये स्टेटमेंट जो थी ये लाइन आपके फर्स्ट लेसन द डाइंग सन से ली गई थी। इसमें एम्प्टी वर्ड जो था उसको अंडरलाइन किया गया था और उससे जो रेलिवेंट ऑप्शन थी, ए ऑप्शन में था वैकेंट, बी ऑप्शन में था फ्राइटेंड, सी ऑप्शन में था डिवाइन और डी ऑप्शन में था हॉट। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एम्प्टी का मतलब होता है कोई चीज खाली होना, विदाउट पॉपुलेशन, विदाउट पर्संस, पीपल के कोई चीज जो है वो बिल्कुल खाली हो, तो उसके लिए जो आपकी करेक्ट ऑप्शन आनी थी वो वैकेंट आना था। उसके लिए फ्राइटेंड का वर्ड नहीं आ सकता था, डिवाइन का वर्ड नहीं आ सकता था और हॉट का वर्ड जो था वो यूज नहीं हो सकता था। तो एम्प्टी के लिए जो आपकी एग्जैक्ट जो ऑप्शन थी, जो उसका एक्यूरेट और एप्रोप्रिएट आंसर था वो था वैकेंट। इसी तरह जो सेकंड था कि ब्रुकफील्ड्स सबसीक्वेंट हिस्ट्री नेवर रेज इट टू द फ्रंट रैंक स्टेटस। अब सबसीक्वेंट के लिए जो ए ऑप्शन में था वो था रिमार्केबल, बी ऑप्शन में था क्लियर, सी ऑप्शन में था फॉलोइंग और डी ऑप्शन में था एकेडमिक। अब सबसीक्वेंट जो है इसका मतलब होता है कोई चीज कमिंग आने वाली हो, तो उसके लिए रिमार्केबल की ऑप्शन नहीं आ सकती थी, क्लियर की ऑप्शन नहीं आ सकती थी, एकेडमिक की ऑप्शन नहीं आ सकती थी। तो उसके लिए जो करेक्ट आपकी ऑप्शन थी वो सी ऑप्शन थी कि उसमें फॉलोइंग का वर्ड जो था वो यूज होना था। तो सबसीक्वेंट का जो एप्रोप्रिएट आंसर था वो आपकी सी ऑप्शन थी, फॉलोइंग जो थी। उसके बाद था द लास्ट ब्लड रेड रेज स्लैंटिंग इन स्लैब्स थ्रू द स्टेन्ड। तो स्लैंटिंग के लिए पहला वर्ड था रनिंग, बी ऑप्शन में था शोइंग, सी ऑप्शन में था पासिंग और डी ऑप्शन में था टिल्टिंग। तो स्लैंटिंग कोई चीज तिरछी होना, स्क्वायर फॉर्म के अंदर होना, तो उसमें आपकी डी ऑप्शन आ जानी थी। टिल्टिंग का वर्ड जो था वो इसमें यूज होना था। तो दोबारा देख लें कि फर्स्ट एम्प्टी के लिए जो था वो ए ऑप्शन आनी थी वैकेंट, सेकंड में सबसीक्वेंट जो था उसके लिए सी ऑप्शन आनी थी फॉलोइंग और थर्ड जो था स्लैंटिंग उसके लिए आपकी डी ऑप्शन आनी थी टिल्टिंग जो था। उसके बाद स्टूडेंट जो था आपका प्रेपोजिशन का एक सेंटेंस था कि शी इज श्योर ब्लैंक हर सक्सेस। ए ऑप्शन में था ऑफ, बी ऑप्शन में था टू, सी ऑप्शन में था फ्रॉम और डी ऑप्शन में था ऑफ।
तो अगर बताया कि श्योर के साथ जो है वो हम ऑफ प्रेपोजिशन यूज करते हैं, तो श्योर ऑफ होता है कि शी इज श्योर ऑफ हर सक्सेस। तो इसमें ए ऑप्शन आपकी आनी थी कि उसके साथ जो था वो ऑफ प्रेपोजिशन जो थी वो यूज होनी थी। उसके बाद था करेक्ट फॉर्म जो था करेक्ट द सेंटेंसेस के द ज्यूरी was divided in its verdict। ए ऑप्शन में था द ज्यूरी was divided in its verdict। बी ऑप्शन में था द ज्यूरी were divided in its verdict। सी ऑप्शन में था द ज्यूरी were divided in their verdict। और डी ऑप्शन में था द ज्यूरी had divided in their verdict। अब वर्डिक्ट वर्डिक्ट का मतलब होता है डिसीजन, फैसला वगैरह जो है। अब ज्यूरी जो है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब जो स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन होते हैं उनके दो तरह के जो है वो कहने के बिहेवियर हैं। अगर तो कलेक्टिव नाउन किसी मैटर को मिलकर सॉल्व कर लेते हैं, किसी मैटर के ऊपर मिलकर जो है वो एग्री कर लेते हैं, तो तब वो सिंगल यूनिट बन जाता है, सिंगल बॉडी बन जाता है। तो उसके आगे जो हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यूज करते हैं वो भी सिंगुलर फॉर्म में आता है। और अगर आपके कलेक्टिव नाउन जो है वो किसी मैटर के ऊपर डिसएग्री कर लेते हैं, वो उनमें डिसएग्रीमेंट हो जाता है, क्लैश आ जाता है, डिवाइड हो जाते हैं, तो तब वो प्लूरल फॉर्म में चले जाते हैं। तो जब वो प्लूरल फॉर्म में चले जाते हैं तो फिर उनके साथ जो आगे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यूज होता है और उनके आगे जो भी प्रोनाउन आते हैं वो भी सारे प्लूरल फॉर्म के अंदर आते हैं। तो ज्यूरी जो था स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या था, कलेक्टिव नाउन था। आपने स्टूडेंट्स रूल को याद रखना है, सेंटेंस कोई भी हो सकता है। ज्यूरी की जगह पे कमेटी का वर्ड आ सकता है, यहाँ पे ज्यूरी की जगह पे क्रू का वर्ड आ सकता है, ज्यूरी की जगह पे क्लास का वर्ड आ सकता है। आपने जो चीज याद रखनी है कि आपने क्या याद रखना है कि अगर कलेक्टिव नाउन मिलकर किसी मैटर को डिसाइड करेंगे तो वो सिंगल यूनिट बन जाएगा, और अगर वो किसी मैटर के ऊपर डिवाइड हो जाएंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट्स। यहाँ पे ज्यूरी जो है वो डिवाइड हो गई है। अब वो जब डिवाइड हो गई है तो इसका मतलब है कि वो प्लूरल फॉर्म में चले गए। अब वो प्लूरल फॉर्म में चले गए तो इसका मतलब है कि उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। अगर आप पहले सेंटेंस को देखते हैं तो ज्यूरी वॉज डिवाइडेड, तो वॉज नहीं आना चाहिए, इसका मतलब इसमें ये ऑप्शन नहीं आ सकती। अगर आप सेकंड सेंटेंस को देखते हैं ज्यूरी वर, तो वॉज की जगह वर तो आना चाहिए, लेकिन आप देखें इसके आगे इट्स लगा हुआ है। तो अगर पता है कि इट्स सिंगुलरली यूज किया जाता है, अगर वहां पीछे वर है तो आगे भी जो है उसके साथ जो था वो प्लूरल, उसका जो था वो प्रोनाउन यूज होना चाहिए था। थर्ड अगर देखते हैं तो ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। और अगर फोर्थ को देखते हैं तो ज्यूरी हैड डिवाइडेड, तो हैड डिवाइडेड नहीं आना था क्योंकि वो फिक्रा जो था आपका पैसिव वॉइस में बना हुआ था। तो इसमें आपकी सी ऑप्शन आनी थी कि ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट, कि वहां पे प्लूरल वर्ब यूज होना था और प्लूरल जो था वो प्रोनाउन यूज होना था, तो इट्स की जगह पे वहां पे देयर आ जाना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपकी सी ऑप्शन थी कि ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। उसके बाद स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म आ जाती है। उसमें मैंने आपको जो थे वो 5 क्वेश्चन दिए थे और आपसे कहा था कि इसमें से कोई से 3 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करें। इसमें पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने लगते हैं तो उसमें आपका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले अपने टेंस को जो है वो आइडेंटिफाई करें कि आपसे क्वेश्चन किस टेंस में पूछा गया है। एग्जामिनर ने आपसे किस टेंस में क्वेश्चन किया है, उसने प्रेजेंट में पूछा है, पास्ट में पूछा है, फ्यूचर में पूछा है। तो जो आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई द टेंस, कि अपने टेंस को जो है वो आइडेंटिफाई करें। उसके बाद देखें कि आप क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन की नेचर को समझने की कोशिश करें कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन फौरन स्टार्ट ना कर दिया करें, सबसे पहले क्वेश्चन के टेंस को आइडेंटिफाई करें क्या है, उसके बाद क्वेश्चन की नेचर को समझा करें और उसके बाद अपने क्वेश्चन को जो है वो स्टार्ट किया करें। और कोशिश करें कि उसके अंदर कोई आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, कोई टेंस मिस्टेक ना हो। जाहिर है स्टूडेंट, इंग्लिश के पेपर के अंदर जो है आपका जो एग्जामिनर है वो आपके एक्सप्रेशन को चेक करेगा, आपके पंक्चुएशन साइन को चेक करेगा, आपके स्पेलिंग्स को चेक करेगा, आपके टेंसेस को जो है वो चेक करेगा। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, तो कायनात के अंदर सितारों की तादाद क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स। तो डाइक सन के अंदर जो था वो हमें एक हिंट दिया गया था, द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक उन्होंने हमें रेफरेंस दिया था, हिंट दिया था कि दुनिया के साहिल समुद्र में जितने रेत के जर्रात बिखरे हुए, उससे ज्यादा कहता है कायनात के अंदर जो है वो सितारे हैं।
2 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो कोशिश करें कि 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपकी 2 स्टेटमेंट जो है वो मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट द फ्यू लेजी ब्लफर्स। तो ब्लफर्स जो हैं, चीटर्स जो हैं, उनके बारे में राइटर क्या कहता है। तो उसने बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि दे आर द नॉन सीरियस स्टूडेंट्स, दे डोंट हैव द सीरियस एम। राइटर कहते हैं कि सच स्टूडेंट्स शुड बी जो है वो टर्मिनेटेड एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, के ऐसे स्टूडेंट्स को जो है वो कॉलेज से निकाल देना चाहिए ताकि उन्हें बाहर जाके अपनी वैल्यू का पता चल सके कि लोग उसको किस तरह जो है वो डील करते हैं। उसके बाद है कि व्हाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड, कि जो बैड बुक्स है ना क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो हमने जब और डिस्ट्रॉय का चैप्टर पढ़ा तो राइटर ने अपने साथ 2 बातें की थी कि डिस्ट्रक्शन क्या करती है। नंबर 1, इट क्रिएट्स रूम फॉर द न्यू बुक्स, कि ये नई किताबों के लिए जो है वो गुंजाइश पैदा करती है। और सेकंड डिस्ट्रक्शन क्या करती है, इट सेव्स वंस कमिंग जनरेशन फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ द सॉर्टिंग आउट एंड द स्टोरिंग आउट, कि वो उसको सॉर्टिंग आउट और स्टोरिंग आउट का जो प्रॉब्लम होता है उससे जो है वो बचाती है। तो इसलिए हमें बैड बुक्स जो है उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 था कि राइटर नॉन ऑन द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, के अर्थ के ऊपर जो है वो लाइफ कैसे स्टार्ट हुई है, लाइफ का कैसे जो है वो आगाज हुआ था। तो स्टूडेंट्स उसने बताया था कि शुरू में लाइफ जो थी वो सिंपल ऑर्गेनिज्म की फॉर्म के अंदर जो हुई थी, जिनकी चीफ क्वालिटी क्या थी कि दे रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग, कि वो मरने से पहले जो था खुद को जो था वो रिप्रोड्यूस कर लेते थे, यानी 1 से 2 सेल में, 2 से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16 सेल के अंदर जो थे वो डिवाइडेड हो जाते थे। तो कहता है इसी तरह सीरीज एवोल्यूशन चलता रहा कि एंड के ऊपर जो उनसे जानदार आए थे कि उनके अंदर जो था वो फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, सेंस ऑफ ब्यूटी जो थे, सोच समझते थे। तो इस तरह वो कहता है कि फ्लो ऑफ लाइफ जो है, सीरीज ऑफ लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई है। फिर था कि टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड्स टू फेलियर एट द कॉलेज। तो हेल्थ का जो क्वेश्चन है वो किस हद तक स्टूडेंट्स को जो है वो फेलियर की तरफ लेके जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली है कि उसने बताया था कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो मेंटली तौर पे या फिजिकली तौर पे जो है वो उसकी हेल्थ जो है वो प्रॉपर नहीं है तो ही कैन नॉट पे प्रॉपर अटेंशन, तो वो प्रॉपर तरीके से जो है वो तवज्जो नहीं दे पाता, वो सेटिस्फैक्टरी तौर पे जो है वो अपना कॉलेज का काम नहीं कर पाता। उसकी वजह क्या होती है कि वो फिजिकली तौर पे जो है वो फिट नहीं होता। तो इस तरह जो सिकनेस है, एलमेंट जो है, ये स्टूडेंट को जो है उसके फेलियर की तरफ लेके जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो था वो नॉवल का था। जैसे कि इस चैप्टर में हमारे पास 3 जो थे वो आपके पास थे चैप्टर नॉवल के, तो उसमें से क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द चिप्स फेमस जॉक अबाउट द थर्ड कॉलेज। तो आपको पता है कि कॉलेज वाज द स्टूडेंट के कॉलेज सबसे पहला वो स्टूडेंट था कि जिसने मिस्टर चिप्स की क्लास के अंदर जो थी वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी और मिस्टर चिप्स ने जो था उसको पनिश किया था और उसको 100 लाइन्स जो थी एज अ पनिशमेंट के तौर पे जो थी वो दी गई थी। थर्ड कॉलेज जो था वो उसका ग्रैंडसन था, ठीक है, यानी जनरेशन टू जनरेशन मिस्टर चिप्स के पास पढ़ने आती थी। तो मिस्टर चिप्स उसको क्या करता था कि योर ग्रैंडफादर जो था कि वाज द ग्रेटेस्ट फूल, कि तुम्हारा जो ग्रैंडफादर था वो भी पागल था। देन योर फादर वाज आल्सो स्टूपिड पर्सन, कि तुम्हारा बाप जो था वो भी अहमक इंसान था। एंड आई बिलीव कि यू वर द बिगेस्ट फूल, कि तुम सबसे बड़े उनमें बेवकूफ होगे। अब स्टूडेंट्स आपको जो चीज सबसे ज्यादा जो है मिस्टर चिप्स के जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे तो इसमें ना डायलॉग्स बहुत ज्यादा है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बहुत ज्यादा है। अगर तो आप उनको डायरेक्ट स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहे हो तो फिर तो आपको स्टूडेंट्स उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना है, और अगर आप डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे हो तो फिर आप डैट लगा के उसको यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट इस तरह नहीं होगा कि मिस्टर चिप्स सेड डैट योर फादर, आप डैट भी लगा दोगे और उसके बाद योर फादर भी लगा दोगे। जब आपने डैट लगा दिया तो इसका मतलब है कि फिक्रा जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में चला गया, अब वो डायरेक्ट नरेशन के अंदर नहीं है। अब वहां पे योर फादर नहीं आना चाहिए, वहां पे हिज फादर आना चाहिए, हिज ग्रैंडफादर आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मिस्टर चिप्स के जब आप क्वेश्चन के आंसर अटेंड कर रहे होगे तो इसमें आपको नरेशन का बहुत ज्यादा जो है वो खास ख्याल जो है वो रखना है।
उसके बाद है कि व्हाट वाज द क्वाइट एंजॉयमेंट था मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट हाउस के मिसेस विकेट हाउस के हाँ मिस्टर चिप्स के क्या क्वाइट एंजॉयमेंट्स थे कि वो ब्रुकफील्ड की जो डायरेक्टरी थी उसकी तदवीन करता था। इसके अलावा जो था वो स्पार्टी जो था वो राइटिंग के अंदर जो था वो लेटर वगैरह लिखता था, टाइम्स अखबार जो था वो पढ़ता था, गेस्ट जो थे उनको बुलाता था, उनको जो था वो सर्वे वो क्या कहते हैं एंटरटेन करता था। तो वो सारे उसके अंदर जो चीजें आ जाएंगी। फिर क्वेश्चन था कि किस किस्म के लोग जो थे ब्रुकफील्ड ने प्रोड्यूस किए थे इंग्लैंड के लिए। तो इंग्लैंड से जो लोग पढ़ के निकले थे तो होता था वो जजेस बने थे, पार्लियामेंट्स और मेंबर बने थे, फाइनेंसर बने थे, बिशप बने थे, पार्सन्स बने थे। तो वो सारे जो थे वो प्रोफेशनल लोगों ने जो थे वो अडॉप्ट किए थे। अब अगला क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द डॉक्टर मैरीवेल्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर चिप्स हेल्थ कि मिस्टर चिप्स की हेल्थ के बारे में डॉक्टर मैरीवेल की क्या ओपिनियन थी। तो अगर तो आप इसको डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखोगे तो डॉक्टर मैरीवेल ने मिस्टर चिप्स के बारे में क्या कहा था कि यू आर फिटर देन आई एम, कि तुम मुझसे भी ज्यादा फिटर हो। ठीक है। अब देखें डॉक्टर मैरीवेल सेड डैट लगा के जब आप लिखोगे कि डॉक्टर मैरीवेल सेड डैट कि यू आर फिटर, और जब आप डैट लगा दोगे तो फिक्रा जो है वो उसकी डायरेक्ट नरेशन खत्म हो गई है, वो इनडायरेक्ट फॉर्म में आ गया। तो अब वहां पे यू आर फिटर नहीं आएगा, ही आना चाहिए वहां पे। तो ये मैं आपसे बार बार एक चीज जो है वो आपको रियलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जब मिस्टर चिप्स का क्वेश्चन आप लिखेंगे तो इसमें नरेशन का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखिएगा कि जब आप डैट यूज कर लोगे तो इसका मतलब है कि उसकी डायरेक्ट नरेशन खत्म हो चुकी है, अब वो फिक्रा इनडायरेक्ट फॉर्म में आ चुका है। तो अब आपको उसके आगे यू को यूज नहीं करना, वहां पे आपको थर्ड पर्सन को जो है वो यूटिलाइज करना है। इस तरह स्टूडेंट्स आपके इडियम्स थे 7 बुक से थे। ऑल एंड संडे आपको पता है तमाम छोटे बड़े तबके के लोग। वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है बेकार कोशिश करना। नैरो एस्केप का मतलब है बाल बाल बचना। एट लार्ज का मतलब है आखिरकार। एन एक्स टू ग्रांड अपना उल्लू सीधा करना, अपनी गर्ज रखना। तो जैसे आपको पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर बताया था कि जब आप पेयर ऑफ वर्ड्स का सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें उर्दू के मीनिंग्स नहीं लिखते। तो स्टूडेंट इसी तरह जब आप इडियम्स बना रहे होंगे तो आपने सिर्फ सेंटेंसेस लिखने हैं, उसके आगे उर्दू के मीनिंग्स जो है वो नहीं लिखने हैं। और कोशिश करनी है कि लॉजिकल सेंटेंस बनाएं जिससे वो आपका जो इडियम है उसकी सेंस जो है वो क्लियर हो सके। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट में जो था वो आपको वैसे दिया गया था ट्रांसलेशन का। ठीक है। जैसे बचपन उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। अब बचपन के लिए जो वर्ड आ सकता था वो क्या था, चाइल्डहुड। तो बचपन उम्र का बेहतरीन हिस्सा है, तो चाइल्डहुड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। इसलिए आपने अक्सर बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि एक दफा फिर बच्चे बन जाए। तो इसलिए आपने अक्सर बड़े बूढ़ों से सुना होगा। तो therefore you might have often heard कि they had become children once again। शायद, तो शायद की क्या इंग्लिश होगी, परहैप्स। शायद इसकी वजह यह है कि हम जवानी और बुढ़ापे की जिम्मेदारियों से घबराते हैं। तो घबराना, बाउदर। तो बाउदर का वर्ड यूज करेंगे BOTHER, बाउदर, केयर। जिम्मेदारियों के लिए क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जवानी और बुढ़ापे की, तो एज, ठीक है, तो यूथ एंड ओल्डर एज। तो हम जवानी और बुढ़ापे की जिम्मेदारियों से घबराते हैं। बचपन में कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द चाइल्डहुड। तो इसी वजह से कोई गम भी नहीं होता। तो देयरफॉर देयर इज नो सॉरो या ग्रीफ। बच्चा दिन भर खेलता है, तो ता है, कौन सा टेंस आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट्स। द चाइल्ड प्लेज द होल डे। उसके वालिदैन उससे मोहब्बत करते हैं। हिज पेरेंट्स लव हिम, अच्छा खिलाते हैं। फीड हिम वेल, उम्दा लिबास खरीद कर देते हैं। तो खरीदना, बाय या परचेज। अगर बच्चे को कीमती कपड़े, तो कीमती, प्रीशियस, कॉस्टली। अगर बच्चे को कीमती कपड़े खिलौने ना भी मिले तो वो उसकी परवाह नहीं करता। तो ही डज नॉट केयर ऑफ इट। उसके लिए जिंदगी अजखुद एक खिलौना है। तो अजखुद इटसेल्फ, तो उसके लिए जिंदगी अजखुद एक खिलौना है। तो लाइफ इटसेल्फ इज अ टॉय फॉर हिम। तो फॉर हिम लाइफ इटसेल्फ अ टॉय। वो हर चीज में एक नयापन पाते हैं। तो नयापन के लिए क्या आ जाएगा, न्यूनेस या नॉवेल्टी। ही फाइंड्स न्यूनेस इन एवरीथिंग। लेकिन जब बच्चा जवानी में कदम रखता है, बट व्हेन द चाइल्ड स्टेप्स, तो चीजों का नयापन खत्म हो जाता है। तो देन द न्यूनेस ऑफ द थिंग्स फेड्स।
तो खत्म हो जाना, फेड या वैनिश का वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने जो था ये ट्रांसलेशन का पैसेज करना था, उसमें जो कुछ कहने के डिफिकल्ट वर्ड जो थे उसको मैंने आपको बता दिया है कि उनको कैसे आपने जो था वो यूटिलाइज करना था, कैसे उसको जो था वो ट्रांसलेट करना था। तो ये हमारा जो था वो ए पेपर था पार्ट 2 का। इसी तरह हम अपना देख लेते हैं पेपर बी पार्ट 2 का जो था, तो सिलेबस वही था जो पार्ट जो आपके ए पेपर में था। अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन देखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो था इनएविटेबली इट इज एन इम्पोर्टेंट रीजन फॉर फेलियर। तो इनएविटेबली होता है कोई चीज नागजीर होना, अनअवॉइडेबली ए ऑप्शन में था, बी ऑप्शन में लेजीली था, सी ऑप्शन में टेम्पररी था और डी ऑप्शन में जो था वो एप्लीकेबल था। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका जो करेक्ट आंसर आना था तो इनएविटेबली के लिए अनअवॉइडेबली आना था कि यानी जिसको नागुजीर हो कोई चीज, तो इसमें आपकी ए ऑप्शन जो थी वो यूज होनी थी। इन माई एग्नी ऑफ डिसीजन आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट। तो एग्नी कहते हैं किसी चीज को, पेन को, कर्ब को, मेंटल टॉर्चर। तब उसमें देखें ए ऑप्शन में पेन था, बी ऑप्शन में भी पेन था, सी ऑप्शन में एंगर था और डी ऑप्शन में होप था। अब ए ऑप्शन जो पेन था इसका मतलब जो है वो शीशा वगैरह होता है, और जो बी ऑप्शन पेन था उसका मतलब जो था वो दर्द वगैरह टॉर्चर के सेंस में आता है। सी ऑप्शन में एंगर और डी ऑप्शन में हॉप था, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपकी बी ऑप्शन आना था। इसमें पेन PAIN वाला पेन जो था वो यूज होना था। थर्ड था कि चिप सैट बाय हिज फायर विद ऑटम गेल्स रैटलिंग द विंडोज। तो रैटलिंग चिंगाड़ना किसी चीज का, शोर मचाना, तो इसमें ए ऑप्शन में क्लैटरिंग था, बी ऑप्शन में पासिंग था, सी ऑप्शन में पुशिंग था और डी ऑप्शन में जो था वो ओपनिंग था। तो रैटलिंग का मतलब होता है चिंगाड़ना, शोर मचाना, तो उसके लिए ए ऑप्शन जो था वो क्लैटरिंग का वर्ड जो था वो यूज होना था। दोबारा देख लें तो इनएविटेबली के लिए ए ऑप्शन आनी थी, अनअवॉइडेबली। सेकंड में एग्नी के लिए जो था वो पेन का वर्ड यूज होना था, बी वाला PAIN वाला। और थर्ड में जो था रेटनिंग के लिए ए ऑप्शन आनी थी क्लैटरिंग। इसी तरह आपका जो नेक्स्ट बी ऑप्शन जो था वो प्रेपोजिशन था, दे लाफ ब्लैंक द पुअर। ए ऑप्शन में था ऑन, बी ऑप्शन में था विद, सी ऑप्शन में था इन और डी ऑप्शन में था एट। तो लाफ के साथ जो है वो एट प्रेपोजिशन यूज की जाती है जब किसी का मजाक उड़ाया जाता है, किसी पे हंसा जाता है कि वो गरीबों पे हंसते हैं, गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। तो दा पुअर का मतलब है कि यानी तमाम गरीब लोग, तो लाफ के साथ जो है वो एट प्रेपोजिशन जो है वो यूज की जाएगी। उसके बाद जो था वो करेक्शन का सेंटेंस था कि ही, यू एंड आई टोल्ड द न्यूज। तो जब एक सेंटेंस में 2 से 3 प्रोनाउन आ जाए तो स्टूडेंट्स उनकी तरतीब आपको बताया कि कुछ इस तरह होती है कि अगर तो कोई पॉजिटिव एक्शन हो तो उसमें हम फार्मूला नंबर 231 यूज करते हैं। 231 का मतलब क्या है कि 2 से मुराद है यानी सेकंड पर्सन के पहले यू आना चाहिए, फिर 3 से मुराद है यानी थर्ड पर्सन ही आना चाहिए, और फिर 1 से मुराद है फर्स्ट पर्सन यानी आई आना चाहिए। तो 231 फार्मूला उस तरह यूटिलाइज किया जाता है जब आपके सेंटेंस में पॉजिटिव एक्शन हो। अब अगर कोई नेगेटिव एक्शन है तो उसमें प्रोनाउन की तरतीब जो है वो हम यूज करते हैं 132 कि यानी 1 से मुराद क्या है यानी फर्स्ट पर्सन पहले आई आएगा, फिर ही से मुराद है थर्ड पर्सन यानी ही आएगा, और फिर 2 से मुराद है सेकंड पर्सन यानी यू आएगा। मतलब कहता हूं कि यू, ही एंड आई आर स्टीलिंग। अब स्टीलिंग करना जो है, चोरी करना जो है, ये स्टूडेंट बेसिकली क्या है, ये नेगेटिव एक्शन है। तो जब नेगेटिव एक्शन होगा तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, आई, ही एंड यू। अब ही, यू एंड आई टोल्ड द न्यूज, तो खबर सुनाना जो है पॉजिटिव एक्शन है, तो इसमें पहले आपको यू देखना है, फिर ही और उसके बाद आई। तो इसमें आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन आ जाएगी कि यू, ही एंड आई टोल्ड द न्यूज। तो ये याद रखिएगा, पॉजिटिव एक्शन में आपने 231 को फॉलो करना है और नेगेटिव एक्शन में आपने 132 को जो है वो फॉलो करना है। उसके बाद हमारा आ जाता है सब्जेक्टिव पोर्शन। आपको जो थे मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे और 3 आपने उसमें से अटेम्प्ट्स करने थे। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द यूनिवर्स ऑफ व्हिच आवर अर्थ इज अ पार्ट सो फ्राइटनिंग, कि अर्थ
जो है कायनात हमें क्यों डराती महसूस होती है। 4 रीजन उसने आपके साथ शेयर की थी। एक उसका इमेंस डिस्टेंस, बेतहाशा फासला। सेकंड क्या था, स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक्त का फैलाव। थर्ड वन क्या था, लॉनलीनेस। और फोर्थ क्या था, लिटलनेस ऑफ आवर अर्थ। तो ये वो 4 रीजंस है जिसकी वजह से हमें यूनिवर्स कायनात जो है वो डराती हुई महसूस होती है। अगला क्वेश्चन था कि हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट डिस्क्राइब इन द लेसन। तो डज लगा हुआ है, प्रेजेंट डेफिनेट में क्वेश्चन किया गया, तो इसका मतलब है आपने आंसर भी इसका प्रेजेंट में देना है। अब क्या होगा, फाइनेंशियल प्रेशर लीड्स। अब आपने लीड्स का वर्ड यूज करना है। अगर आप लीड लिखोगे तो आपका यहाँ पे 1 नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। वर्ब का 1 नंबर कटता है, स्पेलिंग के 0.5 जो है वो डिडक्ट किए जाते हैं। तो कैसे फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो स्टूडेंट्स के फेलियर का बायस बनता है। तो कुछ पुअर पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों से कहते हैं कि वो अपने एक्सपेंडिचर्स जो है, अपने अखराजात जो है उसको पूरा करें। उसके लिए दे हैव टू प्राइवेट जॉब्स, कि उनको प्राइवेट जॉब्स करना पड़ती हैं, और उन प्राइवेट जॉब्स की वजह से दे कैन नॉट पे प्रॉपर अटेंशन, कि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो तवज्जो नहीं दे पाते हैं, प्रॉपर तरीके से जो है वो टाइम नहीं दे पाते, और इस वजह से जो है वो फेल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ द बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू द सॉलिजर, कि किस किस्म की किताबें जो थी वो ब्रिटिश सॉलिजर्स को जो था वो प्रेजेंट की गई थी। तो लोगों के घर के अंदर जितनी भी यूजलेस किस्म की, फ्यूटाइल किस्म की, मीनिंगलेस किस्म की, जैसे कि 10 साल पुराने जो थे मैगजीन्स पड़े हुए थे, लेक डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो गाइड्स वगैरह पड़ी हुई थी, तो इस तरह की जितना भी जो अनडाइजेस्टिबल मटेरियल जो था वो स्टूडेंट्स ने जो था वो सॉलिजर्स को जो था वो प्रेजेंट किया था। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज। तो मिस्टेकन एम्बिशन, तो मिस्टेकन कहते हैं कोई चीज रॉन्ग होना, गलत होना। एम्बिशन कहते हैं डिजायर को, विश को, और ये गलत ख्वाहिश कौन करते हैं, पेरेंट्स करते हैं। कि पास पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि उनको वो डिसिप्लिन जो है वो चूज करने चाहिए, वो मज़ामीन पढ़ने चाहिए जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, जिसमें बच्चों की दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि वो उनकी दिलचस्पी से बिल्कुल काउंटर होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, तो वो उस तरह प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं और वो स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। लास्ट में जी हाउ डिड ही मस्टर अप द करेज। अब देखिए डिड में क्वेश्चन किया गया है, तो इसका मतलब है कि आपने जब इसका आंसर देना है तो आपने पास्ट टेंस में देना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार एक चीज जो है वो आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले जो आपका जो फर्स्ट स्टेप है कि आपने सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि आपसे टेंस किस क्वेश्चन में किया गया, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में। उसके बाद आपने उस क्वेश्चन को पढ़ना है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उस क्वेश्चन की नेचर को समझने की कोशिश करनी है। फिर आपने अपने क्वेश्चन का जो है वो आंसर स्टार्ट करना है। तीसरे स्टेप में जाके आपने लिखना शुरू करना है। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन पढ़ते ही आपने लिखना नहीं शुरू कर देना। नीचे आपका नॉवल का पोर्शन है। नॉवल के पोर्शन के अंदर आप देखें, पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड वेदरबाई एडवाइस मिस्टर चिप्स ऑन द डे ऑफ हिज इंटरव्यू एट द ब्रुकफील्ड। तो वेदरबाई ने मिस्टर चिप्स को क्या एडवाइस किया था, उसने कहा था कि यू आर द यंग मैन एंड ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन। ऑफन जो है यूथ एंड ओल्डन एज कंबाइन वेल। और सेकंड क्या कहा था कि बी स्ट्रिक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे, कि पहले दिन से ही सख्त रवैया तैयार कर लो, दैट इज द सीक्रेट ऑफ दिस प्रोफेशन। अब फिर इसमें देखें, अगर तो डायलॉग्स में लिखेंगे तो फिर आपको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना पड़ेगा, और अगर आप इनडायरेक्ट नरेशन में लिखोगे तो फिर आपको थर्ड पर्सन जो है वो यूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि वाज मिस्टर चिप्स एन एम्बिशियस टीचर। यस, द मिस्टर चिप्स हैज एम्बिशियस। मिस्टर चिप्स जो था वो एक एम्बिशियस टीचर था, और उसका सबसे बड़ा क्या एम था कि ही वांटेड टू गेट द हेडशिप या सीनियर हेडशिप, कि वो किसी स्कूल के अंदर हेडशिप जो था वो हासिल करना चाहता था। फिर था कि हु वाज मेजर कॉलिंगवुड। मेजर कॉलिंगवुड कौन था, ही वाज द प्रीवियस स्टूडेंट ऑफ द मिस्टर चिप्स, कि मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था। कि वंस मिस्टर चिप्स थ्रैश्ड हिम, एक बार मिस्टर चिप्स ने उसको जो था वो पिटाई की थी ऑन क्लाइंबिंग ऑन द रूफ, कि वो छत के ऊपर चढ़ गया था टू गेट द बॉल आउट ऑफ द गटर। What did Mr. Chips do after the last bell? Last bell के बाद Mr. Chips की क्या रूटीन होती थी? तो after the last bell Mr. Chips जो था wound up the clock, कि Mr. Chips सबसे पहले घड़ी को चाबी देता था, then he turned out the gas, फिर वो गैस को बंद करता था, put the wire guards in front of the fire, took the detective novel and went to the bed। तो ये Mr. Chips की जो थी वो रूटीन हुआ करती थी after the last bell। इडियम्स है जी, एन ओपन सीक्रेट, तो ऐसा राज जो जिसके बारे में सबको पता हो। ऑल एट सी, हवास खो देना, परेशान होना।
अ जेल बर्ड्स, आदि मुजरिम होना, अ फार क्राई, कोई चीज बहुत दूर होना, बर्ड्स आई व्यू, तायराना नजर या सरसरी जायजा। तो इनके आपने इडियम्स बनाने हैं, वही चीज को ध्यान में रखना है कि आपने इसके अंदर जो है उनके उर्दू में मीनिंग्स नहीं लिखने हैं, उनके लॉजिकल आपने सेंटेंस बना के उन इडियम्स को जो है वो यूटिलाइज करना है। लास्ट में आपके पास जो है ट्रांसलेशन का पैसेज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा जिंदगी बसर करते थे। तो सादा के लिए क्या आ जाएगा, सिंपल का वर्ड आ जाएगा, बसर करना लीड, और उसकी सेकंड फॉर्म अगर हम यूज करेंगे तो लेड आ जाएगी। आप मामूली कपड़े पहनते थे, तो मामूली के लिए कॉमन या ऑर्डनरी आ जाएगा। अब आपके लिए आपने यू का वर्ड यूज नहीं करना, ही का वर्ड यूज करना है, ठीक है। आप हमेशा सच्चाई पर इसरार करते थे, तो इसरार करना इंसिस्ट, बजिद होना, इसरार करना किसी बात पे, तो इंसिस्ट का वर्ड उसके लिए यूज करेंगे। सुबह सवेरे उठते थे, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नमाज अदा करते थे, तो अदा करने के लिए ऑफर द प्रेयर, नमाज से फारिग होने के बाद जिंदगी के दूसरे कामों को अदा करते थे। तो अदा करना यानी परफॉर्म करना। आप कमरे का खुद फर्श साफ कर लेते थे, फटे हुए कपड़े, तो फटे हुए, टैटर्ड, TATTERED, टैटर्ड, फटे हुए कपड़े जो थे उनको खुद पैवन लगाते थे। तो पैवन लगाना यानी मेंड करना। स्टीवन के सेंस के अंदर जूतों की भी खुद मरम्मत फरमा लेते थे। तो ये आपका जो था वो कहने के पैसेज था जो बी पेपर के अंदर था। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके जो थे वो दोनों पेपर थे, पार्ट 2 के पेपर ए और पेपर बी। उसमें जो जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उसमें क्या क्या आप मिस्टेक कर सकते थे वो मैंने आपको बताई हैं। इंशाअल्लाह इसी तरह हम जो अगला पेपर होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, थैंक यू एंड शुक्रिया।